नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की ताज़ा जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है अपने पास में, क्योंकि अपन डेली जो ताज़ा अपडेट्स होती है, महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएं होती है और विश्व की प्रमुख घटनाएं होती है, उस पर चर्चा छोटी छोटी बिंदुओं में अपन करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल जुड़े, देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। तो अपनी महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो है कि अभी स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। और वो महत्वपूर्ण क्या है कि वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली जो है उस आकाशीय बिजली को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, आकाशीय बिजली को डाइवर्ट कर दिया, उसका रास्ता मोड़ दिया। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अब आकाशीय बिजली से होने वाला जो नुकसान है वो बहुत कम हो जाएगा। लाखों मौतें होती है साथियों, यदि अपन आकाशीय बिजली की बात करें संपूर्ण विश्व में लाखों मौत हो जाती है। हजारों बार पर मिनट में हजारों बार बिजलियां कड़कती है और विभिन्न केंद्रों के ऊपर वो पृथ्वी के संपर्क में आती है, लाखों लोगों की जान भी चली जाती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली कड़कती क्यों है, क्या कारण है, कैसे इन्होंने स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने यह सफलता हासिल कर ली है कि बिजली का रास्ता ही मोड़ दिया। ये किस प्रकार से इन्होंने मोड़ा है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये बिजली है क्या, किस प्रकार से बिजली चमकती है, क्यों चमकती है, कहाँ से ये बनती है, इन पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ये जो क्षेत्र है मान लेते हैं कि महासागरीय क्षेत्र है। ठीक है, ये महासागरीय क्षेत्र है और महासागरीय क्षेत्र हो चाहे जलीय क्षेत्र अन्य हो, वहां से जैसे सूर्य का तापमान, सूर्य की रेडिएशन आती है तो उस रेडिएशन के कारण यहां का जो पानी है वो गर्म होकर के वाष्पीकृत होता है, गर्म होकर के पानी वाष्पीकृत होता है। और चूंकि आपको पता है कि वाष्प जो होती है वो जल से हल्की होती है। यहाँ तक कि कुछ गैसें जैसे CO2, O2 व N2, इन गैसों से भी वाष्प जो होती है वो हल्की होती है, यानी इन गैसों से भी ये हल्की होती है। जिसके कारण होता क्या है कि भारी गैसें तो नीचे बैठती है और यह वाष्प है वो ऊपर उड़ती है। पानी गर्म होने करके जब वाष्पीकृत हो जाता है तो ये ऊपर उड़ता है, क्योंकि भारी गैसें नीचे बैठती हैं। भारी वस्तु नीचे क्यों बैठती है, इसका कारण है कि जो धरातल है या अपनी पृथ्वी है उसकी जो सेल है उसमें ग्रेविटी पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। साथियों क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल अपना पाया जाता है, ये हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। यही कारण है कि हम धरातल से जुड़े हुए हैं। यदि सोच लें कुछ समय के लिए ग्रेविटी हट जाए तो आप हवा में उड़ने लगोगे। जरूरी नहीं है कि आप धरती से जुड़े रहोगे। किसी वस्तु को ऊपर फेंकते वापस नीचे आती है, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल धरातल से अपने को बांधे रखता है। ठीक है, तो अब ये जलवाष्प ऊपर उड़ती है, तो ऊपर जाने पर मैं आपको बता दूं कि जो क्षोभ मंडल है अपना, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक है और इसके अंदर तापमान गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तापमान गिरता है, तापमान गिरने की प्रवृत्ति क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और वो जो गिरने की दर है वो दर क्या है साथियों, वो दर है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है क्षोभ मंडल में। पूरे आसमान की नहीं कह रहा, सिर्फ क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। दूसरी दर और पाई जाती है इसकी, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है ये तो हो गया अपना 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इरेज छोटा लेना पड़ेगा। हाँ, ये तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और ये 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। दो दर इसकी पाई जाती है, 165 मीटर पर तो
1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान गिरता है। अब मान लेते हैं कि समुद्र सतह का तापमान है वो मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो जो ऊपर बढ़ेंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन 30 में यदि 6 का भाग दें तो 5 बार। इसका मतलब है यदि यहाँ से अपन 5 किलोमीटर ऊंचाई पर यदि जाएंगे तो यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, स्वभाव है, क्योंकि तापमान तो गिरता है, ठीक है। अब यहाँ ये जलवाष्प जो है वो क्या करेगी, केंद्रकों के सहारे, यानी धूल, धुआं, नमक, इनको कहते हैं आर्द्रताग्राही केंद्रक, ठीक है। इनके सारे जलवाष्प है इकट्ठा होना प्रारंभ कर देगी और इकट्ठा जलवाष्प होना प्रारंभ कर देगी, उस क्रिया को बोलते हैं साथियों संघनन, ठीक है। और इस संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जलवाष्प संघनित केंद्रकों के सहारे होते होते बड़े आकार की हो जाएगी, तो क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बादल, ठीक है। इस प्रकार से बादलों का निर्माण होगा। हो गया बादलों का निर्माण। अब क्या होता है कि ये बादल जो बनते हैं, ये बादल बन गया, किसका है, पानी का है, तो इसमें जल बूंदे तो संघनित हो रखी है, तापमान 0 डिग्री है उससे नीचे चला गया था तो जल जो है बूंदों के रूप में संघनित हो गया। कईयों ने अपने इसको समझाने के लिए वीडियोज में लिखा है कि ये 16 से 18 किलोमीटर के आसपास में बादल बनने लगते हैं। तो साथियों सबसे ऊपर बादल होते हैं 812 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो होते हैं पक्षाभ मेघ, ठीक है ना। कौन से होते हैं, पक्षाभ मेघ। उसके बाद में होते हैं अपने लगभग 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इनको बोलते हैं स्त्री मेघ, ठीक है। पक्षाभ मेघ होते हैं, स्त्री मेघ होते हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे लगभग 4 किलोमीटर के आसपास में या 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में, तो यहाँ ये अपन देखेंगे तो वर्षा मेघ होते हैं। इसके मतलब बादल बनकर के वर्षा जो करने वाले बादल होते हैं वो 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, न तो 18 होते हैं न 20 होते हैं, ठीक है। इस ऊंचाई पर बनने वाले बादल है वो वर्षा मेघ होते हैं, सबसे नीचे पाए जाते हैं। वर्षा मेघ जो होते हैं सबसे नीचे पाए जाते हैं। इसका विस्तार से वीडियो अपने बना रखा है और भी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अपना उद्देश्य आज है बिजली को समझाना, ठीक है। अब ये जो इसमें जल बूंदों के रूप में पाया जाता है, तो पानी में 2 आयन होते हैं। कितने आयन होते हैं, 2। एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन, ठीक है। यही जो ऋणायन है ये धरातल में भी, पृथ्वी के धरातल में भी पाया जाता है, यानी यहाँ पर भी कौन सा आयन होता है, ऋणायन होता है। और पानी में भी कौन सा आयन होता है, धनायन प्लस ऋणायन, दोनों आयन होते हैं, ठीक है। अब जो ये बादल है एक ही तो बनता नहीं, दूसरा बादल भी तो इसके पास में हो सकता है, दूसरा बादल भी तो इसके पास में हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा बादल है एक बादल यहां पर ने और बना दिया, एक बादल और भी तो हो सकता है, क्योंकि जुड़ने की एक ही बादल बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये बादल है ये धनायन का है और ये बादल ऋणायन का है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इनसे जब बूंदे टूट करके जब वर्षा होती है तो आपको पता है बूंदे धरातल की ओर आती है और ये बूंदे धरातल की ओर आती है, ठीक है। तो बहुत बार होता क्या है, मान लिया एक बादल यहाँ पर भी है और इससे भी वर्षा प्रारंभ हो गई और ये भी ऋणायन का था, तो यहाँ से बूंदे टूट करके आ रही है। अब साथियों होता क्या है कि ये धनायन और ऋणायन दोनों प्लस और माइनस आपस में जब इनका घर्षण होता है, इनकी टक्कर होती है, ये आपस में एक दूसरे के टच होता है, इनकी बूंदें टच होती है, तो क्या पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है। उसको अपन क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। वो बिजली यही पैदा, इसी कारण से पैदा होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई रूपों में होती है। बहुत बार तो होता है कि इस बादल से इस बादल की ओर बिजली, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इन दोनों की ओर बिजली का कड़कना, जैसे वर्षा होती है तो यहाँ से ऋणायन और यहाँ से धनायन आपस में टकरा जाते हैं, तो इस कारण से भी होता है। दूसरा कारण भी इसका हो सकता है, जैसे यहाँ ऋणायन है, यहाँ ऋणायन है, यहाँ धनायन है। दूसरा कारण भी हो सकता है कि यहाँ से सीधी जो बूंदें हैं वो धनायन के रूप में नीचे धरातल की ओर आई, यहाँ कोई ऊंचा सा टावर लगा हुआ था, ऑलरेडी पृथ्वी से जुड़ा हुआ था और पृथ्वी में ऑलरेडी ऋणायन है, और इस बादल से धनायन टूट करके नीचे आया, इस टावर के संपर्क में आया, तो ये ऑलरेडी ऋणायन स्वीकार किए हुए था
रेनाइन से जुड़ा हुआ था, तो दोनों की यहाँ पे क्या होगी, टक्कर हो गई, और तो यहाँ काफ़ी तेज़ी से बिजली गिरी। बिजली गिरने का मतलब करंट फैला और विस्फोट हो गया, ठीक है, करंट आ गया, विस्फोट हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बिजली का गिरना। क्यों गिरी? क्योंकि यहाँ तो रेनाइन ऑलरेडी थे, ये धरातल से टावर टेलीफोन का होगा, कोई सा भी टावर होगा वो जुड़ा हुआ था, और बादल के जो धनायन थे काफ़ी नीचे आ गए थे, और धनायन से पूर्ण बूंदें जो है इससे टकराई तो इनमें घर्षण हो। तभी कहते हैं ना कि टावर जो होते हैं उन टावरों पर बिजली गिर जाती है। बहुत बार कहते हैं ऊंचे जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर, बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं उन पर बिजली गिर जाती है। तो इन पर क्यों गिरती है? क्योंकि ये पृथ्वी के रेनाइन से जुड़े हुए होते हैं और बादलों के रेनाइन से इनका संपर्क हो जाता है। इस कारण से दो आवेश जब टकराते हैं तो विस्फोट होता है और एक चिंगारी पैदा होती है, और उसको बोलते हैं बिजली का गिरना, ठीक है। अब ये बिजली गिर गई तो इससे क्या हुआ, ये तो करंट है, करंट है तो इसके संपर्क में जो भी आएगा मर जाएगा, स्वतः है, स्वाभाविक है, जल जाएगा और मर जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिजली का एक महत्वपूर्ण असर देखने को मिलता है, तो इसको कहते हैं बिजली का गिरना, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, यदि अपन इसको थोड़ा और तरीके से समझें कि इस बिजली से बचा कैसे जाए, यही बात मैं अभी समझाने वाला था। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा शोध किया, और शोध करके क्या किया कि बादल से आने वाली जो बिजली थी, बादल से जो बिजली आने वाली थी, ठीक है, इसमें धनायन थे, बूंदें आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके सम्मुख लेजर किरणें जो थी उन लेजर किरणों को छोड़ा। किनको छोड़ा? लेजर किरणों को छोड़ा, और इतनी यूँ कहें कि फास्ट लेजर किरणें इसके ऊपर डाली। तो ये जो धनायन वाली जो किरणें थी, इस लेजर ने क्या किया कि इसके ऊपर इस प्रकार से अपना हमला किया कि ये बिजली जो धरातल की ओर आ रही थी उसको अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा। ये सफलता स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये सफलता प्राप्त हाल ही में की है, कुछ समय पहले की न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो ये रही, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शोध किया, कुदरती बिजली का रास्ता बदलने में लेजर का इस्तेमाल किया। किस कारण से? लेजर किरणों के माध्यम से इन्होंने है जो बिजली है उसके दिशा को मोड़ दिया, जिससे भवन जो है, बिल्डिंग है, टावर है, टेलीफोन टावर है, जहां जान माल का नुकसान हो सकता है उनको बचाया जा सकता है। तो किस देश के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक शोध कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से बिजली गिरती है, उसका प्रभाव होता है, बादल बनते हैं और उससे नुकसान होता है, और वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आकाश से बिजली है उसकी भी दिशा मोड़ने में सफल हो गए हैं। तो विज्ञान बड़ी है, बहुत बड़ी विज्ञान है। विज्ञान के लिए यदि अपन कहें तो उसका मुकाबला किया नहीं जा सकता। अगला बिंदु, यहाँ एक अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। फैमिली फर्स्ट नाम लिखा है, प्रसिद्धि पीक पर यानी टॉप पर चल रही थी। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, यह है न्यूजीलैंड, एक देश है, उसकी पीएम, न्यूजीलैंड की पीएम, ठीक है, जेसिंडा अर्डर्न। जेसिंडा अर्डर्न सबसे छोटी अवस्था में यहाँ की युवा कह सकते हैं, युवा पीएम बनी थी। लंबे समय तक देश को चलाया और देश के लिए बहुत कुछ किया। न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है। आपने इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र के पास में इस प्रकार से एक लंबा सा मानचित्र है, ठीक है। ये जो देश है वो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व की ओर लंबा सा देश। पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड करता है? डेयरी उद्योग और कृषि पर इसकी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, ठीक है ना।
डेयरी उद्योग कृषि पर डिपेंड करती है। तो यहाँ की ये पीएम थी जेसिंडा आर्डन। छोटी उम्र में यहाँ की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अब देखा कि मैं लंबे समय तक देश की सेवा कर चुकी हूँ, अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं देश को आगे तक ले जाऊं। बिल्कुल प्रसिद्धि पे चल रही थी, पीक, प्रसिद्धि पीक पर होने, मतलब टॉप महिलाओं में शुमार थी, सबकी पसंदीदा थी कि वो पीएम के पद पर रहें, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से पीएम का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। पीएम पद है उससे इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने देश में इस तरह की प्रवृत्ति चल पड़े, शायद नेताओं को यह समझ में आ जाए कि क्यों न इस प्रकार से यदि अपन असफल हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं, तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए इस प्रकार का जो त्याग है वो अपने अंदर भी होना चाहिए, अपने नेताओं के बीच में भी होना चाहिए। लेकिन अपने तो प्रवृत्ति आपको पता ही है, चलते रहते हैं जब तक सांसें बंद नहीं हो जाती तो पद को नहीं छोड़ते। छोड़ देना चाहिए देश के हित में जो ये कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा है जो ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की जो पीएम बनी थी, तो उसने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद में ऋषि सुनक है, ब्रिटेन के पीएम बने थे ना, भारतीय मूल के जो है वो बने थे। तो ये विदेशों से ये चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। बहुत अच्छी बात है कि आप यदि उस पद को नहीं संभाल पा रहे हो तो राष्ट्र हित में आपने पद ही त्याग कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह के नए अपडेट के लिए आप जरूर हमसे जुड़े रहे, देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।